हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। काइनेमेटिक्स के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट क्लास में हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के इंट्रोडक्शन की बात कर चुके थे। आज उन्हीं चीज़ों को जल्दी से रिवाइज करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, ये पोजीशन, x कोऑर्डिनेट। उसी तरह आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, चाहो तो z कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मोशन एक सिंगल लाइन के अलोंग हो रहा है, ठीक है। फिर वेलोसिटी, एंड दिस वाज dx बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये कितना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कोई दिक्कत। फिर मैंने आपको बताया कि एक्सेलेरेशन जो होगा एवरेज, वो क्या होगा, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। और जो मेरा एक्सेलेरेशन होगा वो हो जाएगा dv बाय dt। यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ। और ये बेसिक डेफिनेशन थे, इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि ये सर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए वैलिड है कि जनरल केसेस के लिए वैलिड है। दे आर ऑलवेज वैलिड। वन डायमेंशनल मोशन के हर केस में ये इक्वेशंस आप अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं वहां जरूरत नहीं हो फिर भी अप्लाई कर दे, मेरा मतलब है कि इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है ना। फिर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। और अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो ये था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ये क्या होता है, ds बाय dt, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन में एक चीज और हम सीखे लास्ट क्लास में कि मेरा एक्सेलेरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में दो ही एंगल हो सकता है, जीरो या पाई। जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। और पाई कब होगा, जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। इनके बीच कोई और एंगल नहीं हो सकता, अदरवाइज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलेगा। ये चर्चा हम कर चुके हैं, जिनका कुछ प्रूफ टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग बात करेंगे और कुछ बातें हम लोग सर्कुलर मोशन में करेंगे। तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर जनरल केस के लिए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। ये बराबर कब हो सकता है बताओ, एक स्पेशल केस बताए थे, कब, when particle moves along a straight line without turning back. वन डायमेंशनल मोशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। इनका मैग्नीट्यूड तभी बराबर होगा जब आप कंफर्म हो कि पार्टिकल कभी भी टर्न नहीं किया है। समझ में आया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी बताए थे। मानो एक पार्टिकल ऐसे चला 4 मीटर, ठीक है, फिर इसी लाइन पे 4 मीटर पीछे आया, ठीक है, और फिर 1 मीटर और इधर आ गया। तो इस केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस होगा 4, 4, 8, 8 + 1, 9। तो देखो वन डायमेंशनल मोशन ही है, लेकिन क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नहीं। पार्टिकल 2-3 बार भी टर्न कर सकता है, तो वहां पे तो और खतरनाक हो जाएगा।
तो ये बोलना है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, गलत है। ये कब बराबर होगा? अगर पार्टिकल यहां से चला, यहां मान लो 3 मीटर, ठीक है, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3 मीटर टुवर्ड्स राइट, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का? 3 मीटर। और डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो जनरल केस में हम हमेशा क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसी से हमारे पास एक रिजल्ट आया था कि एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। होगा? यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हम जानते हैं dx बाई डी टी क्या होता है। थोड़ी जल्दी से रिवाइज कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा डेफिनेशन हो गया, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आज के क्लास में। ds बाई डी टी क्या होता है? तो सर वेलोसिटी होता है। तो अगर आप dx करते हो तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी डी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू फाइनल टाइम, तो पोजीशन क्या होगा? x इनिशियल टू x फाइनल। तो इस साइड आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t फाइनल। तो v dt का इंटीग्रेशन क्या दे रहा है? डिस्टेंस दे रहा है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट दे रहा है? हाँ। कि पोजीशन दे रहा है? सर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो v dt के इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड भी डिस्टेंस नहीं देगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस के बराबर हो। ये डिस्टेंस के बराबर सिर्फ एक स्पेशल केस में होता है ना। तो हम थोड़ी जानते कि ये वो स्पेशल केस है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत? तो दिस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, रादर देन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर बात करते हैं कि dv बाई डी टी क्या होता है, तो सर ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, dt को इस साइड ले, dv बराबर a dt, इंटीग्रेट करो। t0 पे वेलोसिटी मान लो u था और फाइनल टाइम पे वेलोसिटी मान लो v था। तो ये वाला पार्ट देगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो ये वाला पार्ट है डेल्टा v बराबर इंटीग्रेशन a dt फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t। ये याद रखिएगा, a dt का इंटीग्रेशन क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वही आपके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये सारी बातें जल्दी से नोट करो। एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको बता के फिर एक दो सवाल करेंगे। ठीक है, नोट करो यहां तक। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड और डिस्टेंस के सवाल भी हम करेंगे, है ना, बट अभी एक बेसिक डेफिनेशन उसका जानने की कोशिश करते हैं। स्पीड क्या है? सर स्पीड इज बेसिकली ds बाई डी टी। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? dx बाई डी टी। सर इन दोनों को साथ क्यों ला रहे हो? कुछ कंपैरिजन बता रहा। हम आपको बता चुके हैं कि एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड v की बात करें, ये टेढ़ा वाला, ठीक है, स्पीड को हम ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ v। ठीक है, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ds बाई डी टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ dx बाय डी टी। ठीक है, और चाहो तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dx बाय डी टी।
तो बेसिकली हम बताना चाहते हैं, हम आपको बोलना चाहते हैं कि जो ds है ये dx के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनाइट डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड में छोटा होगा या स्पेशल केस में बराबर हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड है ये तो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा एस के मैग्नीट्यूड से, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ds ये बराबर होगा dx के मैग्नीट्यूड के। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो सिंपल सा है, देखो dx क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनाइट टाइम में हो सकता है पार्टिकल ऐसे चला हो, फिर यहां से ऐसे मुड़ा हो, फिर यहां आया। तो इस केस में ये वाला पार्ट जो हो गया लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये पूरा लेंथ क्या है, डिस्टेंस। लेकिन अगर बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करो, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की, पार्टिकल सिंगल डायमेंशन में चल रहा, वन डायमेंशन में, तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर ऐसे थोड़े पार्टिकल जाके टर्न हो गया होगा। बहुत छोटा टाइम इंटरवल मतलब इतना छोटा टाइम इंटरवल जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा। तो उसमें पार्टिकल मान लो चला बहुत छोटा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऐसे dx, ठीक है। ये तो हम बहुत बड़ा बना रहे हैं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। और अगर आपसे पूछे कि बताओ इस dx में तो डायरेक्शन भी होगा, 5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, 7 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, कुछ भी, लेकिन ये बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा, 0.000005। अगर यहां पे पूछे कि डिस्टेंस कितना है तो आप बोलोगे सर ये बहुत छोटा सा जो है ना यही डिस्टेंस भी। अच्छा, मतलब अच्छा ये तो प्लस माइनस साइन के साथ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत छोटा जब इंटरवल हो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, वो इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं कि dx का मैग्नीट्यूड और ds का मैग्नीट्यूड क्या सेम है। और अगर दोनों को dt से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, dx बाय dt बराबर ds बाय dt। ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होगा, या एक स्पेशल केस में बराबर हो सकता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलाओ विदाउट टर्निंग बैक एवरेज स्पीड से, हमेशा छोटा हो। और ये वन डायमेंशन के लिए ही नहीं, ये टू डायमेंशन के लिए भी वैलिड है। वहां पे हम आपको दिखाएंगे, वहां पे भी डायग्राम के साथ प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। अभी के लिए आप याद रखोगे कि वन डायमेंशन में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, तो हम ऐसी चीजें नहीं सीखेंगे जो एक ही जगह वैलिड, हर जगह वैलिड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और इसको याद करने का तरीका कि कैसे ये चीज याद रह जाए, सिंपल सा फंडा कि मान लो एक कार है और पूछे कि अभी इसका वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलो ऐसे ही बोलोगे ना कुछ, सर 5 मीटर पर सेकेंड। अगर नॉर्थ की तरफ है तो बोलोगे एन कैप, ठीक, मान लेते हैं डायरेक्शन एन कैप। अगर सॉरी वाई में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप, है कि कैसे? तो आप मैग्नीट्यूड स्पीडोमीटर पे देखोगे और डायरेक्शन आपको पता। और अगर आपसे कोई स्पीड पूछ ले, बोले कि भाई स्पीड बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप स्पीड क्या बोलोगे, 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन को छोड़ दोगे, बोलोगे कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो इससे दिमाग में एक चीज और आ गया कि ये सिर्फ 1D के लिए नहीं, जनरल केस है कि आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है हम 2D में प्रूफ करके दिखाएंगे बाकायदा, ठीक है। बट अभी याद करने के लिए एक तो इसमें बता दी 1D में, 2D में भी आपको दिखा देंगे जनरल केस।
हम याद कर रहे सॉरी थोड़ा सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर है। कोई दिक्कत? तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब धीरे धीरे इसको अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा। जेई थ्योरी के एप्लीकेशन का पार्ट है, वो ये देखना चाहता है कि आप थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हो, बिल्कुल नए सिचुएशन में, बिल्कुल अननोन सिचुएशन में। तो हम लोग वहां तक बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट करो पहले तो आप। चलो, ये एक सवाल है आपके सामने, ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं। घड़ी देख के 3 मिनट में इसको ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, घड़ी में 3 मिनट में इसको ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलो, अब मेरा सॉल्यूशन देखो। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बेस्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो सर डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन फर्स्ट 3 सेकंड, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है पोजीशन एट 3 सेकंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकंड। ऐसा लिखना सिखा चुके हैं। डिस्प्ले पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, है ना। तो वैल्यूज पुट करो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा, जब उसमें 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 27 माइनस 6, ये आ गया आपका पोजीशन एट 3, और पोजीशन एट 0 कितना आ जाएगा? 0, मतलब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा, तो 27 मीटर। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वही पार्टिकल का पोजीशन भी है ना, क्योंकि वो ऑरिजिन से स्टार्ट किया था। तो अभी पार्टिकल कहाँ है? 27 मीटर पे, यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। अगला सवाल, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वी एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा, यहाँ आप साइन का भी ध्यान रखना है, अगर प्लस आया है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन से पॉजिटिव साइड में हुआ होगा, ठीक है। तो प्लस 27/3 मीटर पर सेकेंड प्लस 9 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस माइनस आपका मैथ्स वाला नहीं है, डायरेक्शन वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। सी, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो यू विल गेट 6t माइनस 2, ठीक है। तो आपको मिल गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये नहीं कि पहले इसमें ही पुट कर देना और फिर डिफरेंशिएट करना, तब तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा पर्टिकुलर टाइम पे। अरे पर्टिकुलर टाइम पे तो एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा, तो ऑब्वियसली एक नंबर आएगा। नहीं, यह है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। अब आपको बताना है वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, पुट करो उसमें t का वैल्यू 3, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड विल बी 6 × 3 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो 18, ये आ जाएगा प्लस 16 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का वैल्यू सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू सेम आ जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हुआ है, तो क्या एवरेज क्या इंस्टेंटेनियस, है ना। अगला, एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड में पूछ रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी एट 3 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड बाय टोटल टाइम 3 सेकेंड। अच्छा, बिल्कुल, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड प्लस 16 आ रहा है ना, प्लस 16 माइनस वेलोसिटी एट 0 कितना आएगा?
तो जब इसमें 0 पुट करोगे तो 0 पे वेलोसिटी क्या आएगा, -2। 0 पे वेलोसिटी क्या है, -2, है ना। तो -2/3, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 18/3 प्लस में, तो ये हो जाएगा +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, पक्का। एक्सेलरेशन भी यहीं बना देते हैं साइड में थोड़ा सा जगह। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dv/dt तो सिर्फ बचेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का कोई फैक्टर है नहीं, मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे भी वही होगा जो एवरेज का वैल्यू है। देख लो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है तो क्या एवरेज क्या इंस्टेंटेनियस, बात समझ में आ रहा है। पर ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर खुद से बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल देखो कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे थे और अगली बार वो नहीं होना चाहिए, ये मेन फंडा है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन नहीं है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये वो इक्वेशन है जिसको आपने देखा है, हम उसको अभी आपके सामने प्रूफ करेंगे। और अलजेब्रिक तरीके से और ज्योमेट्रिकल तरीके से तो हमने 9th-10th में करा है, ठीक है। हम लोग जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा प्रिपरेशन भी उसी लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलस के मेथड से डिराइव करेंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें बदलने की कोशिश करेंगे, तो वो आप याद रख लेना। तो जो मिस्टेक्स आप लोग करते हो 1 डायमेंशनल मोशन के सवाल में, ठीक है ना, वो नहीं करोगे, ठीक, ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपने ये इक्वेशन जरूर देखे होंगे, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, s बराबर ut प्लस हाफ at² और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हम आपको बार बार बोल देंगे कि ये सारे के सारे इक्वेशन वेक्टर्स से के इक्वेशन है, वेक्टर्स के इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। सर 1 डायमेंशन में वेक्टर से क्या मतलब है, आपने ही तो बताया था। अबे मतलब है वो जो प्लस माइनस साइन है ना, वही इसके वेक्टर होने का सबूत है। तो उस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है, ये नहीं कि पॉजिटिव में भी जा रहा 3 मीटर पर सेकंड से तो v का वैल्यू 3 ठूस दिए, और निगेटिव में जा रहा 3 मीटर पर सेकंड से मतलब उल्टे साइड में तो भी 3 ठूस दिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ये समझना है ना। तो बगल में हम लिख देते हैं टेक प्रॉपर केयर ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब यहां पे साइन, कोई दिक्कत। और एक चीज बताते हैं, ये s या ये s कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम हमेशा s किसके लिए यूज करेंगे, अब डिस्टेंस के लिए, ना कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस नहीं है, हम आपको बार बार बताते हैं ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है और आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये s और ये s डिस्प्लेसमेंट है, नॉट द डिस्टेंस, लिख लेना अलग कलर से, डार्क करके, बोल्ड करके, ठीक है। चलो कैलकुलस के मेथड से ड्राइव करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशंस हैं ये हमेशा वैलिड नहीं, अभी तक जो आपको इक्वेशन सिखाया गया पीछे डेफिनेशन, वो हमेशा वैलिड है, बट ये तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, ना तो डायरेक्शन बदल रहा हो। मतलब अगर एक्सेलरेशन +3 मीटर पर सेकंड है तो थ्रू आउट +3 मीटर पर सेकंड होगा, तभी ये इक्वेशन लगा सकते हो। समझ में आया, पक्का। जल्दी से इसको डिराइव कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि a
बराबर dv/dt होता। हाँ सर होता। तो dv बराबर a dt, ठीक है, dt को इधर ले इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम जीरो था, स्टार्टिंग टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग नाम दे दिए हैं u। लिमिट पुट करने में ध्यान रखना इस समय पे क्या वेलोसिटी था, और जब फाइनली टाइम t हो गया तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लोग बोल देते हैं v। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको लिमिट से बाहर, सॉरी, इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो, तो ले आओ। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v फ्रॉम u टू v, और ये हो जाएगा a बाहर आ जाएगा तो dt, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, a t, लिमिट 0 से t। ठीक है, तो जो वेलोसिटी आएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यहां से करो v माइनस u बराबर at। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा किसी भी टाइम t पे, इनिशियली कहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, u वेलोसिटी से, वो तो कांस्टेंट है, वो तो एक नंबर है कि हाँ भाई पार्टिकल इतने से स्टार्ट करा, ठीक है, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, u प्लस at, here you go, v बराबर u प्लस at। लेकिन ध्यान रखो यहां पे हमने एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट माना था, इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर ला पाए और तब ये इक्वेशन आ पाया। तो इसके बगल में भी लिख लेना ताकि याद रहे, वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन की तरह x के अलोंग, इसका डायरेक्शन x के अलोंग, इसका डायरेक्शन x के अलोंग, प्लस या माइनस जो भी, अभी x में बात कर रहा ना, तो चाहो तो यहां पे x भी लगा सकते हो, इस तरह y का अलग से और z का अलग से, बस कंबाइन कर दो, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अभी उसके लिए परेशान नहीं होता। ठीक है, अब अगला इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश कर। ठीक है, तो उसका बेसिक्स आपको हम देते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि dx बराबर v dt। ठीक है, जब टाइम 0 था तो पोजीशन x इनिशियल था। कोई जरूरी तो नहीं कि पार्टिकल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करे, है ना, आपका घर स्टेशन पे ही हो, जरूरी है क्या? और फाइनली जब टाइम t है तो पार्टिकल का पोजीशन x फाइनल है। ठीक है, ये तो बेसिक इक्वेशन है मेरे पास पहले से। अब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये मत करियो कि v को बाहर ले लेना, सब गड़बड़। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, और यहां dt है तो यहां किसका फंक्शन होना चाहिए, याद करो, यहां dx होता था तो x का फंक्शन, यहां dt है तो किसका फंक्शन, टाइम का। सर पिछले में तो कांस्टेंट था, हाँ कांस्टेंट हो सकता है भाई, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, लेकिन फंक्शन अगर है तो किसका होना चाहिए, तब इंटीग्रेट कर पाएंगे। x dx है तो x का, t है तो t का फंक्शन चाहिए। लाओ अब सोचो, यहां से थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करके 1-2 मिनट दिमाग लगाओ, है ना, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। चलिए, तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं, वेलोसिटी का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है कि दिस इज u प्लस at। पुट करो तो इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस at dt फ्रॉम t का वैल्यू 0 टू t। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, प्लस है तो प्लस पे इंटीग्रेशन को अलग कर लो, तो ये वाला पार्ट तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया u dt, u बाहर ले सकते हैं क्योंकि u कांस्टेंट है,
ठीक है, फ्रॉम 0 to t प्लस AT dt फ्रॉम 0 to t। कोई दिक्कत? तो ये वाला पार्ट तो डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा, ये आ जाएगा ut प्लस AT dt, तो a तो कांस्टेंट है, अगेन a बाहर आ जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, है ना, और लिमिट पुट करोगे तो वही बचेगा, तो बचेगा हाफ AT² एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहां से यहां आना बहुत टफ है, ठीक है, 2-3 दिन आप ट्राई करोगे हो जाएगा, अरे बहुत आसान है, ना लाए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखो, ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या हमेशा मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस के बराबर होता है? नहीं होता। तो अगर आप इसको s के बराबर लिखते हो, डिस्टेंस के बराबर लिखते हो, तो आप गलत करते हो, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहां विथ प्रॉपर साइन वैल्यूज डालना होगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में। और आपका जो आंसर भी आएगा, मान लो इन सारे वैल्यूज पता है, इसका जो आंसर आएगा वो साइन के साथ आएगा, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट प्लस में हो रहा है कि माइनस में। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन है, सब कुछ ध्यान में रखेगा, है ना। एक और इक्वेशन आप यूज कर सकते हो बहुत आसानी से, वो भी डिराइव हो सकता है, कि जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होता है, एवरेज वेलोसिटी नॉट एवरेज स्पीड, अगेन दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्राई करना खुद से घर पे। इसका वैल्यू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये लो, अभी तो 9-10 वाला तो आदत है, सर होमवर्क तो दे दो डायरी में, ये लो, है ना। चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं लास्ट वाला इक्वेशन, ठीक है, v² बराबर u² प्लस 2as। कोई दिक्कत? तो यहां तक जल्दी से पहले नोट करो, फिर उस पर जाते हैं हम लोग। चलो, तो वो वाला पार्ट आप यहां से इन दोनों को यूज करते हुए इसको, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, उसको यूज करते हुए अलजेब्रिकली डिराइव कर सकते हो। बट चूंकि कैलकुलस सीख रहे हैं तो थोड़ा सा वहां भी कैलकुलस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर dv/dt, वेलोसिटी है ये, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सीलरेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर dv/dx। अभी समझ में आ जाएगा, चेन रूल लगा रहे हैं सिंपल सा, और इसको लिख देते हैं इंटू dx/dt। हाँ सर, चलेगा चलेगा। अच्छा, तो इसको आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन बराबर dx/dt इज योर वेलोसिटी, है ना, डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा v dv/dx। अब ऐसा करते हैं, एक तरह के वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, v को एक तरफ रखते हैं और x को एक तरफ ले आते हैं। ये तो मेरा कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं v dv बराबर a dx। x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v²/2। चलो, a को आप इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो, रीजन बीइंग कि ये कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी जब u था तो पार्टिकल का पोजीशन था x इनिशियल, और फाइनली इसका पोजीशन हो गया x फाइनल। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा v²/2, ठीक है, लिमिट u टू v। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a x फाइनल माइनस x इनिशियल विच इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो a डेल्टा x, ठीक है। ये हो जाएगा v²/2 माइनस u²/2, 2 कॉमन लेके उधर ले जाना,
तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax। और जब यू स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। अगेन ध्यान से देखना, यहां अभी तक आप s समझ रहे थे, वो s नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सेलरेशन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू भी साइन के साथ पुट करना है और इसका वैल्यू भी साइन के साथ पुट करना है। और यहां तो स्पीड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने के बाद तो आप प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, असल में ये दोनों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट है, आगे हम बताएंगे। कोई दिक्कत? तो ये भी आपका आ गया। अब एक दो छोटा सवाल टाइम पास कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको इसको अप्लाई करना आता है कि नहीं थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, इस पर आप बहुत सारा सवाल कर चुके हो ऑलरेडी 9th-10th में। नहीं कर रहे हो तो अच्छे वर्मा के सवाल हम सेलेक्ट करके आपको दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम वाले लिंक में हम डाल देंगे कि 3rd लेक्चर के बाद क्या क्या होमवर्क कर सकते हो आप अच्छे वर्मा में से, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी हम डालते जाएंगे। और ऑलरेडी जो सॉल्यूशन अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे, वो आप तभी देखोगे जब आप सवाल को 3 से 4 बार ट्राई कर चुके हो खुद से। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि पहले सॉल्यूशन देख लिए, वो आपके हेल्प के लिए, उसी को यूज नहीं करना। समझ में आया? आपको सीखना पक्का, अदरवाइज आपकी मर्जी है ना। तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो, एक दो छोटा छोटा सवाल करते हैं। चलिए, तो देखिए एक सवाल है छोटा सा, स्क्रीन पॉज करिए, खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, है ना। 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप कितना कर पाते हो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, पक्का? स्क्रीन पॉज करो। चलो, अब मेरा सॉल्यूशन देखो, ध्यान सुनना। क्या बोला? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। राइट को अगर आप प्लस ले रहे हो तो लेफ्ट आपका माइनस, ये याद रखिएगा। अगर आपने राइट को प्लस लिया तो लेफ्ट माइनस। ठीक है, इट स्टॉप्स आफ्टर 3 सेकेंड। पहले वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी राइट की तरफ, तो आप बोल सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड राइट की तरफ है 15, तो डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, तो इसलिए प्लस लगा दी। फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। कितना देर लगा? टाइम लग गया 3 सेकेंड। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, नहीं पता है, अपनी मर्जी से कोई भी साइन मत मानो, एक्सेलेरेशन नहीं पता। v पता है, u पता है, t पता है, एक्सेलेरेशन चाहिए, बताओ कौन सा इक्वेशन लगाए। और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो v बराबर u प्लस at लगा लो, u प्लस at। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू u प्लस 15 प्लस एक्सेलेरेशन इंटू टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करोगे तो a बराबर आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस, ये मत सोचना कि रिटार्डेशन है, अभी एक टर्म आएगा रिटार्डेशन, जो बिल्कुल गलत सलत आप लोग पढ़ लेते हो 9th-10th में। सो निगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। पहली बात, रिटार्डेशन कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, एक्सेलेरेशन के एक स्पेशल केस का नाम रिटार्डेशन दिया जाता है। ठीक है, रिटार्डेशन इज नॉट अ स्टैंडर्ड टर्म। पहली बात, एक्सेलेरेशन का ही जब एक स्पेशल केस होता है ना, तो उसको रिटार्डेशन बोल देते हैं, वो भी अच्छी किताबें नहीं यूज करता जनरली, कोई दिक्कत, वो भी एक्सेलेरेशन ही है। ठीक है, तो ये बोलना तो गलत है कि ये रिटार्डेशन है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा ऑब्वियसली, लेकिन निगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब रिटार्डेशन, ये बोलना बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम अभी प्रूव भी कर देंगे। चलो, उसके बाद पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, हम जान के डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं कि तभी अभी आप कंफ्यूज ना हो। जब हम डिस्टेंस का कैलकुलेशन पढ़ेंगे अलग से, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल टर्न बैक नहीं हो रहा, इस टाइम इंटरवल में टर्न बैक नहीं हो रहा, कोई दिक्कत। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट, अब मेरे पास वेलोसिटी है, टाइम भी है, एक्सेलेरेशन भी है, तो दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन लगा के आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड या थर्ड। तो
डिस्प्लेसमेंट देखना, ये भी साइन के साथ है, इसके लिए परेशान नहीं हो। यूटी प्लस 15 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन साइन के साथ -5 इंटू 3 का स्क्वायर, नहीं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका +45, ठीक है, और -45/2 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका +45/2 मीटर। इसका मतलब है कि पार्टिकल जहां से भी चलना शुरू किया, ये नहीं बोला कि ओरिजिन से ही चल रहा था, जहां से भी चलना शुरू किया वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट +45 था, यानी वो राइट साइड में चला होगा +45। कितने देर में? 3 सेकेंड में। ये 0 और ये t=3। हो सकता है वो टर्न होके भी आया हो, यहां नहीं आया, इस केस में नहीं आया, हमको पता, बट आपको ये समझना है कि उसका इनिशियल पोजीशन यहां है, तो फाइनल पोजीशन वहां से +45/2 राइट की तरफ है, वही ये प्लस साइन बता रहा है, वही ये प्लस साइन बता रहा है। बात समझ में? अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज रिटार्डेशन, जो काफी कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए। तो रिटार्डेशन पे बात करेंगे, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का एक ही मतलब है, सिंपली याद रखो अच्छे से, रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, मतलब बेसिकली पार्टिकल का स्पीड घट रहा है ना, और घट के वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अगर टर्न बैक हो गया तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और फिर मैग्नीट्यूड बढ़ने भी लगेगा। तो जिसको अभी आप रिटार्डेशन बोल रहे हो वही थोड़ी देर के बाद रिटार्डेशन नहीं होगा। जैसे इस पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं, ध्यान से सुनना, तो आप एक्सपीरियंस किया, जब ये ऊपर जाता है तो उसका स्पीड कम होते होते रुकता होता ना, तो उस समय जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलेरेशन तो हमेशा जी है नीचे की तरफ। ये भी सीखना है आपको, 9th में भी उल्टा ऊपर जा रहा है प्लस कर लो, नीचे आ रहा है माइनस कर लो, पता नहीं क्या सीख लेते है ना, वो नहीं करेंगे। तो देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका स्पीड कम हो रहा और ऊपर जाके रुक गया, तो उस दौरान जो एक्सेलेरेशन है उसको आप रिटार्डेशन बोल सकते हो, रीजन बीइंग कि उस दौरान स्पीड घट रहा। तो रिटार्डेशन का एकमात्र मतलब है डिक्रीजिंग स्पीड। अगर स्पीड घट रहा है तो उसके घटने के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और ऐसा कब होता है ना, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देंगे। जब आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो, ध्यान से सुनना, तो आपने वेलोसिटी किधर दी, आपके फेंकने के बाद उसको वेलोसिटी किधर मिल गई? ऊपर की तरफ, और उस पर एकमात्र फोर्स ग्रेविटी का काम कर रहा है जो नीचे की तरफ है ना। तो आपने क्या एक्सपीरियंस करा? ये ऊपर जाता है और स्लो डाउन होता है, और फाइनली किसी हाइट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है जी, तो इसके कारण वेलोसिटी का थोड़ा सा जो चेंज होता है डी भी, वो नीचे की तरफ होता है। अब जैसे ही नीचे की तरफ वेलोसिटी आया, अब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ, तो इसका स्पीड बढ़ता चला जाता है। तो यहां से क्या चीज समझ में आया? ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन, हमेशा, चाहे स्पीड घट रहा हो चाहे स्पीड बढ़ रहा हो, इधर भी एक्सेलेरेशन है इधर भी एक्सेलेरेशन, और सेम है जी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। लेकिन कुछ लोगों ने बना दिया एक टर्म रिटार्डेशन, कब? जब स्पीड घट रहा हो। और स्पीड कब घट रहा है? तो जब वेलोसिटी वेक्टर, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, जब वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो पार्टिकल का स्पीड घटता है,
और वो केस रिटार्डेशन कहलाता है। समझ में आया? पक्का? तो रिटार्डेशन को आप डायग्राम से सिंपली समझ लो कि अगर मान लो वेलोसिटी इधर है, इसको प्लस मान रहे हो इसको, तो इस रिटार्डेशन कब होगा? जब एक्सेलरेशन इधर हो। ये रिटार्डेशन का केस है। लेकिन देखो, अगर आप इसी को माइनस मान रहे हो, इसको प्लस मान लेते हैं और इसको माइनस मान लेते हैं। अब की बात देखो, वेलोसिटी निगेटिव में ही है लेकिन उसको रिटार्डेशन नहीं बोल सकते। कैसे? सॉरी, एक्सेलरेशन निगेटिव में ही है। अगर वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, ये रिटार्डेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीड बढ़ेगा। अरे एक्सेलरेशन का प्लस माइनस होना ये तो आप पे डिपेंड करता है भाई, आप किधर प्लस मानते हो किधर माइनस मानते हो, है ना? लेकिन स्पीड का बढ़ना घटना आप पे डिपेंड नहीं करता। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है। और वन डायमेंशनल मोशन है तो या तो वो एक डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट। तो जब एक ही डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल का स्पीड घटता है और उस पर्टिकुलर केस को रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना? ये रिटार्डेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है ना? डायग्राम से याद कर लो। अगर मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड में है तो भी ये रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि स्पीड घटेगा, है ना? अगर वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है तो ये भी रिटार्डेशन। लेकिन एक्सेलरेशन नीचे और वेलोसिटी भी नीचे, ये रिटार्डेशन नहीं है मेरे भाई, ये रिटार्डेशन नहीं है। तो आज से ये रटना बिल्कुल गलत है कि जब जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो रिटार्डेशन बोलते हैं। अरे उसका निगेटिव और पॉजिटिव होना तो आप पे डिपेंड करता है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा? तो रिटार्डेशन का मतलब वन डायमेंशनल मोशन में बस इतना होगा कि व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, है ना, तब रिटार्डेशन है। और वो कब होगा? जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनके बीच का एंगल पाई होगा। ठीक है? पक्का? तो यहां तक नोट डाउन करो। तो थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा है तो अभी लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं आज का। अगले क्लास में मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। आप लोग 9th 10th में पढ़े हो, उसको करने वाले हैं। और यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से करेंगे जो हम लोग न्यूटन्स इक्वेशंस सीखे हैं, बस उसको अप्लाई करना है उसमें। ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो उसके साथ रिलेटेड होगी वो आपको बताएंगे। ठीक? और जो उसके साथ फर्जीवाड़ा आप सीखे हो उसको खत्म करना। और एक चीज आप पढ़ के आओगे, ग्राफ्स। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ग्राफ्स पढ़ा है, तो वो ग्राफ्स आप पढ़ लेना क्योंकि हम वन डायमेंशनल मोशन को ग्राफ के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है? तो बेसिक फंडा अगले क्लास का यही होगा। तो ग्राफ्स जरूर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।